दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे घर बनाना। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको घर बनाने के A to Z स्टेप्स आसान शब्दों में बताऊंगा, यानी कि घर की प्लानिंग बुनियाद से लेकर घर का प्लास्टर और पेंट तक की सारी जानकारी इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, प्लान। सबसे पहले बात करते हैं घर के प्लान की। तो घर का प्लान आप किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से पहले ही बनवा लें, और अगर आपको प्लान में कोई भी चेंजेस करनी है तो आप पहले ही करा लें। जब आप प्लान को लेकर पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं, तभी आप घर का कंस्ट्रक्शन शुरू कराएं, और प्लान के साथ ही आप अपने घर की खिड़की और दरवाजे की ड्राइंग और साथ में स्ट्रक्चर ड्राइंग भी ले लें। नंबर 2, लेआउट। दोस्तों लेआउट वही इंजीनियर करता है जिससे आपने घर का प्लान बनवाया है। दोस्तों लेआउट से घर की प्लानिंग निखर कर आती है, इसलिए लेआउट आपको इंजीनियर से ही निकलवाना है। और दोस्तों समय समय पर इंजीनियर की विजिट कराते रहें। नंबर 3, एक्सकेवेशन मतलब खुदाई की। दोस्तों खुदाई आप दो तरह से करा सकते हैं, मैनुअली और जेसीबी से भी। मैनुअली कराने से ये फ़ायदा होता है कि जितना साइज़ आपको चाहिए होता है उतनी ही खुदाई करा सकते हैं, और जेसीबी से समय कम लगता है। दोस्तों अगर आपको प्रॉपर एक्सकेवेशन कराना है तो आप मैनुअली ही कराएं। इसमें जिस साइज़ का भी आपको एक्सकेवेशन चाहिए, लेबर आपको उस साइज़ का ही एक्सकेवेशन करके देगी। नंबर 4, पीसीसी। दोस्तों पीसीसी आपको 1:3:6 के रेशियो से कराना है, मतलब इसमें 1 पार्ट सीमेंट का, 3 पार्ट सैंड का और 6 पार्ट एग्रीगेट यानी गट्टी का। इससे कम का पीसीसी आप बिल्कुल भी ना कराएं। नंबर 5, कॉलम या फिटिंग की मार्किंग। दोस्तों पीसीसी कराने के कम से कम 12 घंटे बाद कॉलम की मार्किंग करके जाल बांध देना चाहिए। दोस्तों कॉलम को खड़ा करते समय अच्छे से सपोर्ट दें, ताकि कॉलम की कंक्रीट करते समय या फिर वाइब्रेटर करते समय कॉलम इधर उधर ना खिसके। नंबर 6, कॉलम या फिटिंग की बैक फिलिंग यानी कि भराव। दोस्तों ध्यान रहे कि बैक फिलिंग करते समय आपको वाइब्रेटर का यूज करना है। ऐसा करने से आपकी मिट्टी अच्छे से बैठ जाती है, जो बाद में प्रॉब्लम नहीं देती है। नंबर 7, प्लिंथ बीम। दोस्तों प्लिंथ बीम का सरिया बांधते समय आपको यह ध्यान रखना होता है कि आपका प्लिंथ बीम रोड से 2 या 3 फीट ऊपर हो और प्रॉपर तरीके से प्लिंथ बीम का सरिया बंधा हो। दोस्तों बेहतर होगा आप अपने सिविल इंजीनियर से चेक करा लें, उसके बाद ही प्लिंथ बीम की कास्टिंग करें। और प्लिंथ बीम की कास्टिंग करते समय आपको वाइब्रेटर का यूज करना जरूरी है। कास्टिंग के अगले दिन आपको अच्छी तरीके से क्यूरिंग यानी कि तराई करनी है, वह भी कम से कम 10 दिन तक। नंबर 8, डीपीसी। दोस्तों जिस घर में डीपीसी दी जाती है उस घर में सीलन आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। आपका पेंट और प्लास्टर सुरक्षित बना रहेगा। दोस्तों डीपीसी आपको अपने फिनिशिंग फ्लोर से 1 या 2 इंच ऊपर देनी है। डीपीसी आप कंक्रीट की बनाकर डाल सकते हैं, फिर उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग केमिकल या फिर कोल तार का एक कोट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके घर में सीलन नहीं आएगी। नंबर 9, कॉलम कास्टिंग। दोस्तों कॉलम को लोहे के फर्मे या फिर प्लाईवुड के फर्मे से ही भरना है। ऐसा नहीं कि आप पट्टा वगैरह लगाकर भरें, ऐसा बिल्कुल गलत है। कॉलम भरते समय आपको प्रॉपर वाइब्रेटर का यूज करना चाहिए, और लास्ट में सोल की सहायता से चेक कर लेना है कि कॉलम बिल्कुल सीधा हो। नंबर 10, ब्रिक वर्क। दोस्तों कॉलम खड़े करने के बाद हमें सबसे पहले सिल लेवल तक ब्रिक वर्क करना होता है, और साथ ही दरवाजे की चौखट को भी खड़ा करना होता है। दोस्तों ध्यान रखें कि आपको दरवाजे की चौखट को अच्छी तरह से सपोर्ट देकर खड़ा करना है। नंबर 11, सिल बैंड। दोस्तों सिल लेवल तक चिनाई करने के बाद आता है सिल बैंड का नंबर। दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि सिल बैंड क्यों देना चाहिए। सिल बैंड इसलिए दिया जाता है कि किसी कारणवश आपके घर की फ्लोर नीचे धंसने लगे, तो ऐसी कंडीशन में सिल लेवल आपकी दीवारों में क्रैक आने से रोकता है, और दूसरा सिल बैंड ऊपर से आने वाले लोड को भी ट्रांसफर कर देता है। इसलिए दीवारों पर क्रैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 12, ब्रिक वर्क अप टू लिंटल बीम। दोस्तों हम लिंटल तक का ब्रिक वर्क कंप्लीट करेंगे, और साथ ही आने वाले विंडो को भी ब्रिक वर्क के साथ में फिक्स कर देंगे। नंबर 13, लिंटेल बीम। ब्रिक वर्क के बाद दोस्तों लिंटल बीम देना होता है। लिंटल बीम खिड़कियों और दरवाजों के ऊपर दिया जाता है। नंबर 14, ब्रिक वर्क अप टू स्लैब। दोस्तों लिंटल बीम के बाद ब्रिक वर्क करना होता है स्लैब लेवल तक। नंबर 12, शटरिंग। आप स्लैब की शटरिंग शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे स्लैब की शटरिंग करते समय बहुत ज्यादा गैप ना हो, नहीं तो छत ढलाई के समय गैप में से कंक्रीट नीचे गिरेगा। इससे आपके मटेरियल का नुकसान होगा, और साथ ही आप ध्यान रखें कि आपकी शटरिंग को रोकने वाली बल्लियां सीधी खड़ी हों।
नंबर 16 स्लैब स्टील यानी कि छत का सरिया। दोस्तों शटरिंग के बाद आप सरिया बांधने का काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों सरिये को आपको प्रॉपर डिजाइन के साथ बांधना है और आप अपने सिविल इंजीनियर की विजिट जरूर कराएं। नंबर 17 स्लैब इलेक्ट्रिकल वर्क। इन सब के बाद आपका इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग पाइप का काम आता है। आप ध्यान रखें कि कंड्यूटिंग पाइप आप किसी अच्छी कंपनी का ही यूज करें जो स्लैब पर काम करते हुए लेवर के चलने पर न टूटे। बाइंडिंग वायर से पाइप को अच्छी तरीके से बांध लें और लाइट बॉक्स फैन बॉक्स को साइड से टेपिंग कर दें ताकि इसमें कंक्रीट ना घुसे। दोस्तों इन सब के बाद आप छत ढलाई करा सकते हो। दोस्तों छत ढलाई कराने से एक दिन पहले आपको गिट्टी, बालू, सीमेंट, पानी और सरिये की व्यवस्था आपको साइट पर ही कर लेनी चाहिए। नंबर 18 स्लैब कास्टिंग यानी छत ढलाई करने वाला दिन। दोस्तों छत ढलाई करते समय प्रॉपर वाइब्रेटर का यूज तो करना ही करना है और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कंक्रीट अच्छी तरीके से मिक्स हो रही है या नहीं। दोस्तों एक बात भी आपको ध्यान रखनी है कि छत ढलाई में अच्छा मिस्त्री बुलाना चाहिए ताकि वे स्लोप वगैरह को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सके और फिनिशिंग वर्क को अच्छी तरीके से कंप्लीट करे। नंबर 19 क्यूरिंग यानी कि तराई। ढलाई करने के बाद नेक्स्ट डे ही आपको पूरी छत पर छोटी छोटी क्यारियां बनानी है और आपको 14 से 15 दिनों तक अच्छे से डेली क्यूरिंग यानी तराई करनी है। दोस्तों ध्यान रहे कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से आखिर तक आपको हर रोज तराई करनी ही करनी है। दोस्तों अगर आप गर्मियों के मौसम में कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो आपको कम से कम दिन में 3 से 4 बार तराई करनी जरूरी है और अगर आप सर्दियों के मौसम में कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो कम से कम 2 बार तराई करनी ही करनी है। नंबर 20 प्लम्बिंग वर्क। दोस्तों स्लैब का काम खत्म करने के बाद अगला जो काम होता है वो होता है प्लम्बिंग फिटिंग का। दोस्तों आपको प्लम्बिंग फिटिंग अच्छी तरीके से करा लेनी चाहिए, चाहे इसमें आपकी बाथरूम हो, किचन हो या फिर टॉयलेट हो। दोस्तों प्लम्बिंग का काम आप किसी एक्सपर्ट प्लम्बर से ही कराएं, नहीं तो बाद में आपको बहुत लॉस उठाना पड़ सकता है। नंबर 21 इलेक्ट्रिकल फिटिंग वर्क। दोस्तों आप इलेक्ट्रिकल पाइप को दीवारों में फिक्स करा सकते हैं और साथ ही दीवारों में लाइट बॉक्स वगैरह को भी फिक्स करा सकते हैं। नंबर 22 प्लास्टर वर्क। तो घर में जहाँ जहाँ पर भी प्लास्टर करना होता है वहाँ सभी जगह पर प्लास्टर करने से 3 या 4 दिन पहले आपको सभी दीवारों को अच्छे से तराई करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ ही सालों में प्लास्टर क्रैक होने लग जाता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान जरूर रखना होगा। नंबर 23 टाइल्स पत्थर ग्रेनाइट वर्क। दोस्तों आप अपने घर में टाइल्स पत्थर का काम चाहे तो शुरू करा सकते हो। अब आप बाथरूम में, टॉयलेट में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम, चाहे कहीं भी टाइल्स पत्थर का काम शुरू करा सकते हैं। नंबर 24 डोर विंडो का वर्क या फिर रेलिंग का काम या फिर पैरापेट बॉल का काम। इन सब कामों के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है फर्नीचर। नंबर 25 फर्नीचर वर्क। दोस्तों आप अपने फर्नीचर का काम स्टार्ट करा सकते हो। इसमें आपकी खिड़कियां, दरवाजे, बेड, सोफा, अलमारी वगैरह सब कुछ फर्नीचर में आ जाता है। नंबर 26 ममटी। दोस्तों इन सभी कामों के बाद आप ममटी का काम करा सकते हो। दोस्तों ध्यान रखें कि आप ममटी की छत की ढलाई करते हुए आपको ममटी की छत की थिकनेस यानी कि मोटाई 5 इंच से कम नहीं रखनी है, नहीं तो ये बाद में छत की लीकेज का कारण बन सकती है। नंबर 27 स्टेयरकेस। दोस्तों जीने में आपको जो भी पत्थर लगाना है जैसे ग्रेनाइट, मार्बल या फिर कोटा स्टोन, जो भी लगाना हो आप लगा सकते हो। नंबर 28 स्लैब वाटर प्रूफिंग। दोस्तों वाटर प्रूफिंग कई तरीके से की जाती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रिक वर्क वाटर प्रूफिंग ही कराएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नंबर 29 पेंट और पुट्टी वर्क। दोस्तों पेंट या पुट्टी का काम कराने से पहले आप घर को अच्छी तरीके से साफ कर लें, नहीं तो धूल और मिट्टी के बारीक बारीक कण पेंट में बैठ जाएंगे जिससे आपकी पुट्टी कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगी। इससे आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। दोस्तों किसी अच्छी कंपनी का ही पेंट और पुट्टी का इस्तेमाल करें, इससे पेंट की ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना मकान स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों जाते जाते आप हमारे YouTube चैनल MNS क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियोस में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेडिंग लव। थैंक यू।